नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जेके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी मेरे साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी साथियों के लिए एक बार फिर से मैं बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर हाजिर हूं और हम लोग सामान्य हिंदी को कवर कर रहे हैं और इसके संदर्भ में आपका ये 28वां क्लास है और हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपकी क्रिया विशेषण की दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्रिया विशेषण के बारे में बात किया था। क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, है ना, तमाम बातों को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जो भी मेरे साथी क्लास में आते हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास लाइक कर दीजिए आप लोग और सभी दोस्तों में, अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा या आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यह क्रिया विशेषण की दूसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वाक्य के 3 अंग होते हैं, कर्ता, क्रम, क्रिया। कर्ता क्रम आपका संज्ञा सर्वनाम होता है, क्रिया यानी आपका कार्य होता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बारे में हमने कल की क्लास में बात कर लिया था। फिर हमने बात किया था कि रूप के आधार पर क्रिया के विशेषण के 3 भेद होते हैं, जिसमें हमने मूल क्रिया विशेषण के बारे में बात किया था, क्रिया यौगिक क्रिया विशेषण के बारे में बात किया था और कारण क्रिया विशेषण के बारे में बात किया था। फिर हमने देखा था कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं। एक आपका साधारण क्रिया विशेषण होता है, एक आपका अनुबंध क्रिया विशेषण होता है और तीसरा आपका संयोजक क्रिया विशेषण होता है। तो ये 3 क्रिया विशेषण हम लोग पिछली क्लास में इन पर विस्तार से चर्चा किया और इनको अच्छे से समझने का प्रयास किया था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। मुख्य तौर पे आपके सभी किताबों में आपको 4 भेद बताया गया होगा। पहला आपको बताया गया होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने इसमें एक 5वां भेद और शामिल किया है और ये है आपका गुणवाचक क्रिया विशेषण। कहीं कहीं पर इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है और ये भी आपका होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इन 5 क्रिया विशेषण के बारे में। तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा क्लास है। आप लोग शेयर कर दीजिए और जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के मैंने 5 भेद आपको बताए हैं। पहला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण? क्या होता है? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले वे शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले वे शब्द जो स्थान और दिशा का भी बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द जो स्थान और दिशा दोनों का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे मोना बाहर खड़ी थी, मोना बाहर खड़ी थी। मोना एक संज्ञा है, ठीक है। अब मोना क्या है? बाहर खड़ी थी। मोना कर्ता भी है, तो खड़ी थी क्या है? क्रिया है। भाई मोना बाहर खड़ी थी क्रिया है, लेकिन कहाँ पे खड़ी थी? तो ये स्थान बता रहा है आपको कि बाहर खड़ी थी, है ना। तो ऐसे शब्दों को हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बाहर शब्द है ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
अगला उदाहरण देखिए, गाड़ी दाहिने मुड़ गई। गाड़ी दाहिने मुड़ गई, गाड़ी चल रही है भाई, मुड़ गई। मुड़ गई यानी क्रिया हुआ, मुड़ना क्रिया होता है। तो गाड़ी मुड़ी, अब किस तरफ मुड़ी? दाहिने तरफ मुड़ी, यानी स्थान का बोध यानी दिशा का बोध हो रहा है। दाहिने दिशा की तरफ गाड़ी मुड़ी, दिशा का भी बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जो दाहिने शब्द है यही आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है या अगला उदाहरण है, लड़का ऊपर चढ़ गया। लड़का ऊपर चढ़ गया, चढ़ना क्रिया है लेकिन कहाँ पे चढ़ रहा है? ऊपर चढ़ रहा है, यानी स्थान का बोध हो रहा है कि ऊपर वाले स्थान पे लड़का चढ़ गया। तो ऊपर जो शब्द है यह आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे आदि शब्दों का प्रयोग होता है ना। इसकी पहचान यही है कि जब आपको वाक्य में अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे आदि शब्द मिले तो सीधा सा आप समझ जाइए कि वहाँ पे आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं दूसरा जो आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण, ये क्या होता है? तो देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का अर्थ होता है समय, कि यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले वह शब्द, क्रिया का विशेषता बताने वाला वह शब्द जो समय का भी बोध कराता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते समय उस समय का भी बोध करा दे तो उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बालक तुरंत चला गया, बालक तुरंत चला गया, यहाँ पे समय का बोध हो रहा है कि बालक तुरंत चला गया है। तो तुरंत शब्द जो है ये क्या है आपका? तुरंत शब्द जो है ये आपका कालवाचक विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया जो हुई है वो तुरंत हुई है, क्रिया जो हुई है वो तुरंत हुई है। इसी प्रकार से पार्वती दिल्ली परसों जाएगी, पार्वती दिल्ली परसों जाएगी। अब इसमें भी समय का बोध हो रहा कि परसों के दिन जो है पार्वती दिल्ली जाएगी, है ना। परसों के दिन दिल्ली जाएगी पार्वती, कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है लड़का अभी आया है, मतलब अभी तुरंत क्रिया हुई है कि लड़का अभी अभी आया है, तो कौन सा विशेषण हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। आज बरसात होगी, इसमें भी समय का बोध बता रहा है कि आज बरसात होगी, ये आपका कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मुझे तत्काल ट्रेन की टिकट चाहिए, मुझे तत्काल ट्रेन की टिकट चाहिए। अब देखिए ये जो तत्काल शब्द आया है यही आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार आंधी कब रुकेगी, इसमें भी समय का बोध हो रहा है कि आंधी कब रुकेगी, है ना, समय की भाव बोध हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जब आपको वाक्य में तत्काल, तुरंत, अभी, कल, परसों, ज्यों ही त्यों ही आदि शब्द मिले तो सीधा सा समझ जाइएगा आप लोग कि वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। जब आपको वाक्य में तत्काल, तुरंत, अभी, कल, परसों, ज्यों ही त्यों ही आदि शब्द मिले तो इसका मतलब कि वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। आ गई बात समझ में? ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान और दिशा का बोध होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण में समय का बोध होता है। अगला है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया की विशेषता बताने वाला वह शब्द जो उसकी मात्रा का भी बोध कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मान लीजिए कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया की जब मात्रा का पता लग जाए कि वो क्रिया जो हो रही है वो कितनी मात्रा में हो रही है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते समय क्रिया की मात्रा का बोध करा दे, ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत कम खाता है, मोहन बहुत खाता है, मोहन बहुत खाता है, या मोहन बहुत कम खाता है, दोनों उदाहरण सही आपके लिए। मोहन बहुत खाता है यानी
मोहन जो है खाने की क्रिया हो रही है, और खाने की क्रिया की मात्रा क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी मोहन बहुत ज़्यादा खाता है ना। अगर मैं कह दूं कि मोहन बहुत कम खाता है, तो मोहन जो क्रिया कर रहा है खाने की वो कम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा क्रिया हो जाएगा, कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, मीना कम बोलती है। मीना जो है वो बहुत कम बोलती है, यानी मीना कम बोलती है। तो यहाँ पे जो कम शब्द है, यानी कम बोलना, बोलना तो क्रिया हो गया, लेकिन ये जो कम शब्द आया है यही आपका जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आदमी न्यून सोता है। आदमी जो है वो न्यून सोता है, यानी एक आदमी है जो बहुत कम सोता है। न्यून का अर्थ होता है कम, तो यहाँ पे जो न्यून शब्द आया है यही आपका क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मुझे अल्प मात्रा में नमक दो। मुझे अल्प मात्रा में नमक दो। देखिए मात्रा शब्द भी इसमें आ गया, और मात्रा शब्द किस में आया, अल्प मात्रा में। अल्प का अर्थ होता है कम, है ना। तो मुझे अल्प मात्रा में नमक दो, ये वाक्य भी आपका, इस वाक्य का जो क्रिया विशेषण होगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। मेरे पास अधिक संख्या में गोली है। मेरे पास अधिक संख्या में गोली है। अधिक शब्द भी आपका क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो सीधा सा मतलब यही है साथियों कि जब आपको वाक्य में अधिक, कम, ज्यादा, न्यून, अल्प आदि शब्द मिले तो सब सीधा सा मतलब है कि वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, है ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब यही है कि आपको क्रिया की मात्रा बता देगा वो, कि क्रिया की मात्रा कितनी है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते समय उसकी मात्रा का भी बोध करा दे, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है। रीति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप लोग। रीति का मतलब होता है कि कार्य करने का तरीका कैसा है। क्रिया हो रही है लेकिन उस क्रिया के होने का तरीका क्या है, रीति का मतलब ये होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाला वह शब्द जो कार्य करने के तरीके का भी बोध कराता है, उसको हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। भाई देखिए, क्रिया जब होती है तो क्रिया होने के दो ही चांसेस होते हैं, या तो क्रिया जल्दी जल्दी होगी या क्रिया बहुत कम होगी, या किसी न किसी तरीके से क्रिया होगी तो उस क्रिया के करने का तरीका बहुत सारा होगा, अलग अलग तरीके से वो क्रिया घटित होगी, है ना। तो जो इसका बोध करा दे कि क्रिया किस तरीके से घट रही है या क्रिया किस तरीके से हो रही है, इसका बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आई समझ में। जैसे एक उदाहरण है, हवा धीरे धीरे चल रही है। अब देखिए, चल रही है एक क्रिया है, हवा धीरे धीरे चल रही है, और चल रही एक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया घटित कैसे हो रही है, ये क्रिया हो कैसे रही है, धीरे धीरे क्रिया हो रही है। कैसे हो रही है, धीरे धीरे। तो हवा धीरे धीरे चल रही, अर्थात आपका कौन सा क्रिया हो गया, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आई बात समझ में। गांधी जी तेज चलते थे। गांधी जी तेज चलते थे, है ना। गांधी जी जो थे वो बहुत तेज चलते थे, तो उनकी क्रिया की विशेषता क्या है, उनके द्वारा जो क्रिया हो रही है वो तेज चलना हो रहा, तो उसकी विशेषता है कि वो तेज चल रहे थे। ठीक है। लड़की मंद मंद मुस्कुराती है। आय हाय हाय हाय, लड़की मंद मंद मुस्कुराती है। लड़की जो मुस्कुरा रही है वो बहुत ही मंद मंद तरीके से मुस्कुरा रही है, तो ये आपका कौन सा क्रिया हो जाएगा, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो लड़की मुस्कुरा रही है वो बहुत मंद मंद मुस्कुरा रही है ना। तो जब भी आपको वाक्य में मंद, धीरे धीरे, तेज आदि शब्द मिले जो क्रिया की कार्य करने के तरीके को बताएं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कोई डाउट नहीं है आपको, दिक्कत किसी बात की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। अगला जो मैंने शामिल किया था गुणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। आपकी ये पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्रिया विशेषण होता है। गुणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला वह शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाला वह शब्द
जो उसके गुणों का भी बोध कराता है उसे हम लोग गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मान लीजिए कोई क्रिया घटित हो रही है या कोई क्रिया हो रही है, अब वो क्रिया की गुण के बारे में अगर आपको बताए तो ऐसे शब्दों को हम लोग गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मोहन सुंदर सुंदर लिखता है। अब लिखना यहाँ पे क्रिया है। अब लिखना जो क्रिया है ना, मान लीजिए मोहन जो है वो क्रिया कर रहा है, वो लिखने का कार्य कर रहा है, लेकिन वो कैसा लिख रहा है, उसका गुण क्या है, उस क्रिया का गुण क्या है कि वो सुंदर सुंदर लिख रहा है, वो क्रिया जो है वो सुंदर सुंदर कर रहा है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। क्या हो जाएगा, गुणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले हुए शब्द जो उसके गुण का भी बोध कराए उसे हम लोग गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन सुंदर सुंदर लिखता है। आई बात समझ में। तो ये है आपकी क्रिया विशेषण और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अविकारी शब्द का भी कंप्लीट कर लिया है, अवयव के बारे में पढ़ लिया, अवयव के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया, और मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण को हम लोग एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप साथियों मेरे द्वारा जो भी आया गया है आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा यही करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी बात, क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।